राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसी भयानक स्टोरी लेकर आया हूं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। देखो साथियों, हर एक इंसान का अपना एक पास्ट होता है। अब कुछ का अच्छा होता है तो कुछ का बुरा होता है। कुछ लोग उस पास्ट को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट में अटके रहते हैं और सोच सोच कर परेशान होते हैं। और जब उन्हें कोई चारा नहीं सूझता तो वह सामने वाले इंसान से इतने ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं, इतने जलन में अंधे हो जाते हैं कि उसका बुरा सोचने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो बहुत ही भयानक होता है और उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो यही आज आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुने, और स्टोरी सुनने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाल जोड़े में सजी मानवीय बारात का इंतजार कर रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट भी थी। वजह साफ थी, एक तरफ उसका अतीत था जो अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और दूसरी तरफ उसका भविष्य जहां उसका विवाह होने जा रहा था। मानवी की शादी रजत से तय हो गई थी, जो एक ऊंची और अमीर जात वाले परिवार का लड़का था। पहली ही मुलाकात में रजत और उसके घर वालों को मानवी पसंद आ गई थी। वो अपने बेटे के लिए एक शांत स्वभाव और सरल मन वाली लड़की ढूंढ रहे थे, और मानवी में ये सारे गुण थे। इसी कारण यह रिश्ता तुरंत पक्का हो गया था। मानवी के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मानवी ने भी हाँ कर दी थी। सब कुछ सही चल रहा था और अब शादी का वक्त भी आ चुका था। पूरे घर में रौनक थी, चारों तरफ फूलों की सजावट, संगीत और नाच गाने की धूम। लेकिन इस चहल पहल और खुशी के बीच भी मानवी के मन में एक अजीब सी उलझन दौड़ रही थी। उसका अतीत यानी कार्तिक, वही कार्तिक जिससे वो अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन फिर भी शादी के रंगीन माहौल में मानवी इस कदर डूब गई कि उसने अपनी सारी चिंताएं पल भर को भुला दी। आखिर क्यों ना भूले, ये पल हर लड़की के जीवन का सबसे खास पल होता है। मानवी भी इसे पूरी खुशी से जी लेना चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि उसका अतीत उसके आने वाले कल पर इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में बारात आती है। मानवी के घर वाले आरती और रस्मों के साथ दूल्हे का अच्छे से स्वागत करते हैं। दुल्हन के रूप में सजी मानवी खुद को आईने में निहार कर खुशी से शर्मा रही थी। पर तभी मानवी के फोन पर एक मैसेज आया जिससे मानवी की मुस्कान कम हो गई। यह मैसेज कार्तिक का था, जिसमें लिखा था, तुम यह शादी नहीं कर सकती, अभी भी वक्त है, मेरे साथ भाग चलो। मैं तुम्हारे घर के पीछे छुपा हूं, बस तुम्हारे आने की देर है। यह मैसेज पढ़कर मानो मानवी के चेहरे का रंग उड़ गया हो। हे भगवान, वो यही है। अब मैं क्या करूं, कैसे इसे यहां से भगाऊं? डर से कांपते हुए मानवी यह सब सोच ही रही थी कि इसके अगले पल मानवी का फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन पर कार्तिक का नंबर फ्लैश कर रहा था। फोन उठाने की मानवी की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कार्तिक का दूसरा मैसेज आया, भले ही तुम मेरा फोन मत उठाओ, पर मैं यही खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर आज रात तुम मेरे साथ नहीं भागी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा। यह मैसेज पढ़ते ही मानवी ने तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। यह चौथी बार था जब मानवी ने इस चौथे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कई दिनों से कार्तिक अलग अलग नंबरों से मैसेज या फोन करके मानवी को धमकाया करता था, और मानवी हर बार तंग आकर उसके नंबर ब्लॉक कर देती थी। ऐसे में मानवी अपने परिवार से मदद मांगने से भी डर रही थी, क्योंकि कार्तिक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आज उसकी शादी होने जा रही थी। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जिससे यह शादी रुक जाए। इसी बात का डर उसे सताए जा रहा था। हे भगवान, यह कार्तिक यहाँ आकर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे, यही सोचकर मानवी घबरा रही थी। मानवी चाहकर भी इस पल को खुशी से जी नहीं पा रही थी। इतने में विवाह का समय हो जाता है। मानवी खुद को संभालने की कोशिश करती है। दोनों दूल्हा और दुल्हन को मंडप पर एक साथ बैठाया जाता है। पंडित जी भी मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। सारी रस्में पूजा हो रही थी, पर मानवी कार्तिक की धमकियों से काफी घबराई हुई थी।
घबराहट के मारे उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। थोड़े ही समय में दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। दोनों रजत और मानवी एक दूसरे के पति और पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद मानवी अब सुकून की सांस ले रही होती है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान टल गया हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। मानवी अपने पति रजत के साथ ससुराल चली जाती है और पहुंचते ही ससुराल वाले मानवी का बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। कई दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मानवी को ससुराल में मान सम्मान मिल रहा था। मानवी एक अच्छी पत्नी का और बहू का फर्ज निभा रही थी। धीरे धीरे मानवी और रजत में भी प्यार उमड़ने लगा। सबकी नज़र में मानवी एक अच्छी संस्कारी बहू और एक अच्छी धर्मपत्नी थी। लेकिन ये तो बस 2 पल की खुशी थी, क्योंकि अब मानवी के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन मानवी की सहेली उर्वशी उससे मिलने ससुराल आती है। हाथ में उसके मिठाई का डब्बा था। मानवी आकर उससे खुशी से गले लगा लेती है और उससे पूछती है, इधर कैसे आना हुआ? तब उर्वशी उसे जवाब में कहती है कि मेरी एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और साथ में मिठाई का डब्बा लाई हूँ। ये कहते ही उर्वशी मिठाई का डब्बा खोलकर एक बर्फी का टुकड़ा मानवी को खिलाती है। मानवी ने उसे बधाई देते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तेरे लिए सच में बहुत खुश हूँ। यह कहकर मानवी ने उसे दोबारा गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां कुछ देर तक आपस में बातें करती रहीं। बातों के दौरान ही उर्वशी ने अचानक कार्तिक का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर मानवी नाराज होकर बोली, देख उर्वशी, उसका नाम तक मत लेना, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस पर उर्वशी ने कहा, लेकिन वो बेचारा तेरी याद में तड़प रहा है, वो बस तुझसे आखिरी बार बात करना चाहता है। मानवी ने गुस्से में जवाब दिया, जिसे तू बेचारा कह रही है, उसने ना जाने कितने दिनों तक मुझे परेशान किया, मुझे धमकाया और मैं सब कुछ सहती रही। अगर वो मेरी याद में मर रहा है तो मरने दे, मैं उसके लिए अपना आज और आने वाला कल बर्बाद नहीं कर सकती। उर्वशी ने फिर उसे समझाने की कोशिश की, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है, बस एक बार उससे बात कर ले, फिर वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। इस पर मानवी ने कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे लगता है तू यहाँ खुशखबरी देने के बहाने से आई है, असल में कार्तिक के लिए ही आई है ना? ये सुनकर उर्वशी चुप रह गई, फिर बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर उर्वशी जाने को हुई। उर्वशी को बाहर तक छोड़ने के लिए मानवी आ गई, लेकिन जाते वक्त उर्वशी ने एक नज़र मानवी की तरफ देखा और कहा, माफ कर देना मुझे। मानवी ने हैरानी से पूछा, क्यों, माफी किस बात की? उर्वशी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने कार्तिक का जिक्र छेड़कर तुझे नाराज कर दिया। इस पर मानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं जानती हूं तू उसकी भी दोस्त रह चुकी है, लेकिन जो हरकत उसने की थी उसे ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। अगर तू सच में मेरी दोस्त है तो तू मुझे जरूर समझेगी। मानवी की बात पर हामी भरते हुए उर्वशी वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिख रही थी। चुपचाप अपनी नजरें झुकाए वो आगे बढ़ गई, मगर बीच रास्ते में उर्वशी का फोन बज उठा। वो एक जगह रुककर फोन उठाती है और कान से लगाते हुए धीरे से कहती है, हाँ, मैं गई थी उसके घर, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया मैंने, अब देखते हैं असर कब होता है। यह कहकर उर्वशी ने फोन काट दिया। रात के ठीक 12 बजे थे। रजत और मानवी गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे में सन्नाटे के बीच सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। चारों ओर शांति पसरी हुई थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज ने रजत की नींद तोड़ दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने का दृश्य देखकर उसका दिल धड़क उठा। धुंधली रोशनी में मानवी अजीब और डरावने रूप में नजर आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठी थी। उसके बिखरे लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और उनके बीच से सिर्फ उसकी 2 चमकती आंखें दिख रही थीं, जो बिना पलक झपकाए लगातार रजत को घूर रही थीं। यह देखकर रजत घबराकर थोड़ा पीछे हट गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, मानवी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों बैठी हो? पर जवाब में मानवी बस भारी सांसें ले रही थी।
उसकी गहरी सांसों की आवाज उस सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन उस खामोशी में सिर्फ मानवी की सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। रजत का डर बढ़ता जा रहा था। वो धीरे से उसके पास गया, उसे झकझोरते हुए बोला, मानवी, कुछ तो कहो, क्या हो गया है तुम्हें? अचानक मानवी ने गुस्से भरी नजरों से रजत को देखा और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मानवी को इस तरह गिरता देख रजत बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। मानवी, उठो, अपनी आंखें खोलो। पर उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। रजत की लगातार पुकार के बाद धीरे धीरे मानवी को होश आया। रजत ने उसे कसकर गले लगा लिया और कांपती आवाज में बोला, क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कितना डर गया था। मानवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो अभी अभी नींद से उठी हूं। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उसकी बातों से साफ लग रहा था कि मानवी को कुछ याद ही नहीं। रजत मन ही मन सोचने लगा, शायद मानवी नींद में थी और मैंने ही कुछ और समझ लिया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछली रात का वो डरावना मंजर रजत के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रजत और मानवीय नाश्ते की मेज पर साथ बैठे थे। तभी रजत ने झिझकते हुए पूछा, मानवी, कल रात तुम्हें अचानक क्या हो गया था? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी? यह सुनकर मानवी थोड़ी चौंकी और बोली, क्या? आप क्या कह रहे हैं? कल रात मैंने क्या किया? मैं तो सो रही थी। उल्टा आप ही तो मुझे बार बार नींद से जगा रहे थे। रजत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? मानवी ने कुछ पल सोचकर कहा, याद नहीं? क्या याद नहीं? आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। मानवी के इस सवाल पर रजत चुप हो गया। वो यह सब बताकर मानवी को परेशान नहीं करना चाहता था, पर थोड़ा रुककर उसने एक और सवाल किया, अच्छा छोड़ो, बस इतना बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम नींद में चल रही हो, या फिर तुम्हारी आंखें खुली हों लेकिन तुम नींद में ही हो? यह सुनकर मानवी थोड़ा चौंक गई और फिर अचानक हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसने कहा आपको कि मैं नींद में चलती हूं या मेरी आंखें खुली रहती हैं? जिसने भी कहा है बिल्कुल झूठ कहा है। मुझे यकीन है ये मजाक मेरी दोस्त उर्वशी का होगा। उसे तो आदत है इस तरह की शरारतें करने की। ये कहते कहते मानवी हंसने लगी। मानवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर रजत का मन हल्का हो गया। डरावनी रात की वो घटना मानो मजाक में बदलकर पीछे छूट गई। पर यह सब यहीं तक थमने वाला नहीं था। उस रात के बाद मानवी में अचानक अजीब बदलाव देखने को मिल रहे थे, जिन्हें ना तो खुद मानवी समझ पा रही थी और ना ही घर के बाकी लोग समझ पा रहे थे। अचानक मानवी बात करते करते रुक जाया करती थी और एक तक घूरना शुरू कर देती थी। कोई अगर उसे आवाज भी लगाता तो उसका कोई जवाब भी नहीं देती थी, बस बिना पल के झपकाए घूरती रहती थी। काम करते वक्त या कुछ भी करते वक्त मानवी अचानक एक बेजान पुतले की तरह बनकर घूरने लगती थी और गहरी सांस लेने लगती थी। उसकी इस हरकत से न केवल रजत बल्कि पूरा ससुराल डर गया था। रजत उसे डॉक्टर के पास भी ले गया। जांच के समय मानवी बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती और उसकी सारी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक आई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी जिन्हें मानवी ले तो रही थी, पर उनका कोई खास असर नहीं हो रहा था। इसी बीच रजत ने सोचा, क्यों ना मैं मानवी को कहीं बाहर ले जाऊं। वैसे भी शादी को अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं। अगर हम हनीमून पर निकलें तो शायद माहौल बदलने से मानवी की हालत में सुधार आ जाए। नई जगह, नया वातावरण, हो सकता है इससे उसे अच्छा लगे। परिवार से सलाह मशविरा करने के बाद रजत ने तय किया कि वो मानवी को उत्तराखंड की पहाड़ियों पर ले जाएगा। दोनों ने अपना सामान पैक किया और हनीमून के सफर पर निकल पड़े। कई घंटे के सफर के बाद रजत और मानवी एक बड़े से होटल में ठहरते हैं। होटल देखने में काफी शानदार और बड़ा था, जिसे देखकर मानवी की आंखें खुशी से चमक उठीं। मानवी को इस तरह मुस्कुराते हुए देख रजत के दिल को भी सुकून मिला। उत्तराखंड में उनकी पहली रात बहुत ही अच्छी बीती।
अगले दिन रजत अपनी पत्नी मानवी को पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे दिखाने ले गया। दोनों ही उन पहाड़ी नज़ारों का आनंद ले रहे थे। कई दिन ऐसे ही ये दोनों उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने जाते रहे और पूरा दिन घूमकर शाम को होटल लौट आते थे। 3 दिन यही चलता रहा। रजत और मानवी के बीच अब और भी नज़दीकियां बढ़ रही थीं। मानवी की हालत में भी सुधार देखने को मिल रहा था, पर यह सुधार बस कुछ ही पलों का था, या फिर अब भी कुछ ऐसा देखना बाकी था जो सोच या समझ से परे था। एक शाम नहाने के बाद मानवी आईने के सामने खड़ी होकर तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। अचानक उसे आईने में अपना चेहरा भयानक नजर आया। मानवी डर कर पीछे हट गई। जैसे ही वो आईने से दूर हुई, चेहरा फिर से सामान्य दिखने लगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मानवी समझ ही नहीं पाई उसने अभी क्या देखा था। वो एक पल उसकी रूह तक हिला गया। भले ही अब आईने में उसे अपना चेहरा पहले जैसा नजर आ रहा था, लेकिन मानवी तय नहीं कर पा रही थी कि उसने सचमुच कुछ देखा था या यह सिर्फ उसका भ्रम था। इन्हीं ख्यालों में डूबी मानवी को अचानक कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो फुसफुसाहट इतनी तेज और डरावनी थी कि उसने दोनों कान बंद कर लिए। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। डरते डरते उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा और राहत की सांस ली। वो रजत था। मानवी को इतना घबराता देख रजत ने पूछा, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मानवी बोली, अभी अभी मैंने आईने में अपना डरावना चेहरा देखा था। उसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। फिर मुझे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अभी भी सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई दे रही है? रजत ने चुप रहकर ध्यान से सुना और फिर बोला, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। मानवीय ने अपनी बात रखते हुए कहा, लेकिन मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। आपको सच में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा? रजत ने समझाया, देखो, हो सकता है ये सब तुम्हें थकान की वजह से महसूस हो रहा हो। वैसे भी इतना घूमने के बाद किसी को भी थकान महसूस हो सकती है। तुम्हें आराम की जरूरत है। रजत की बात मानकर मानवी चुप हो गई, पर उसके कानों में वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। उसकी वजह से उसका सिर भी दर्द करने लगा था। सोने का समय हो चुका था। सर दर्द की गोली खाकर मानवी सोने लगी थी। दूसरी तरफ लैपटॉप पर अपना काम निपटाने के बाद रजत भी मानवी के पास आकर लेट गया। कुछ ही पलों में दोनों गहरी नींद में सो गए। रात और भी गहरी होती जा रही थी। इसी बीच अचानक रजत को अपने सीने पर एक भारी वजन महसूस हुआ। वो भारीपन इतना था कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। नींद टूटने पर जब रजत ने आंखें खोली तो देखा मानवी उसके ऊपर बैठी हुई थी। ये देखकर रजत डर से चौंक उठा। मानवी के बाल खुले और बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। वो गहरी सांसें लेती हुई गुस्से भरी नजरों से रजत को घूर रही थी। ये देखकर डर से रजत के होश उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अचानक मानवी रजत पर उसी खंजर से हमला करने वाली होती है, पर रजत ने घबराकर उसे जोर से धक्का देकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। मानवी जैसे ही जमीन पर गिरी, उसने कहा, आपने मुझे बिस्तर से क्यों गिराया? इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? रजत अब भी सहमा हुआ था। उसे घबराता देख मानवी उसके पास आने लगी। घबराकर रजत चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। यह सुनकर मानवी एक जगह रुक गई और बोली, क्या हुआ आपको? मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? रजत ने कहा, ये क्या करने जा रही थी तुम मेरे साथ? मुझे मारना चाहती हो? यह सुनकर मानवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। मानवी बोली, हे भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आखिर हुआ क्या है आपको? रजत ने कहा, भूलने का नाटक मत करो। तुम्हारे हाथ में अभी भी वही खंजर है। इसी से तुम मुझ पर हमला करने वाली थी। खुद को बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें धक्का दिया। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? यह सुनकर मानवीय और भी हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा उसके हाथ में सचमुच खंजर था। वो डर के मारे खंजर को फेंकते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये खंजर मेरे हाथ में कैसे आया, मैं तो सो रही थी। ये कहते कहते वो चुप हो गई और रोने लगी। रोते हुए रजत से बोली,
अगर मैंने सच में ऐसा कुछ करने की कोशिश की है तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं सपने में भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। मानवी को यूं रोता देखकर रजत को मानवी पर तरस आया और उसके दिल में एक बार फिर मानवी के लिए हमदर्दी जग गई। साथ ही रजत को यह भी एहसास हुआ कि उसने मानवी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। वो धीरे से मानवी के पास आया और उसे सीने से लगा लिया। मानवी को चुप कराकर रजत ने मानवी के माथे पर चूमा और फिर उसे बिस्तर पर लिटाया। माथे पर हाथ फेरते हुए रजत मानवी को सुलाने लगा। एक अच्छे पति की तरह रजत मानवी का ध्यान रख रहा था। रजत के सुलाने पर मानवी भी सो जाती है, पर रजत की आंखों से नींद गायब थी। इस घटना के बाद रजत को एक बात सताने लगी थी। रजत अब यही सोचकर परेशान हो रहा था कि कहीं मानवी मानसिक रूप से बीमार तो नहीं। वो इस बात की अब पुष्टि करना चाहता था, क्योंकि मानवी की इस हरकत से रजत अंदर तक हिल चुका था। तो ऐसे में रजत के दिमाग में यही घूम रहा था। जिस उम्मीद से वो मानवी को हनीमून के लिए ले गया था, वो उम्मीद भी बेकार चली गई थी। लेकिन रजत अपनी पत्नी मानवी को चाहने लगा था। वो ऐसी हालत में भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन मानवी इन सब से बेखबर थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। पर मानवी का अजीब बर्ताव बढ़ता जा रहा था, और इस बढ़ते अजीब बर्ताव के साथ अब मानवी की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन आराम करने के बाद मानवी की आंख दोपहर को खुलती है। आसपास देखने पर रजत कहीं नजर नहीं आ रहा था। इतने में रजत बाथरूम से बाहर आया और मानवी से पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मानवी ने घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मानवी ने पूछा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इस पर रजत ने कहा, क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत थी। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूं। मानवी उठकर फ्रेश होने चली गई। दोनों एक साथ फिर खास पल गुजारने लगे, लेकिन ये खास पल एक बार फिर खौफनाक पल में बदलने वाले थे। इतने में रजत ने किसी का नंबर मिलाकर फोन कान पर लगाया। 2-3 बार बेल बजने के बाद उधर से आवाज आई। हेलो, रजत ने कहा। नमस्ते, मैं आपका दामाद रजत बोल रहा हूं। फोन की दूसरी तरफ से मानवी की मां ने खुशी भरे लहजे में कहा, अरे दामाद जी, आप कैसे हैं आप? रजत बोला, जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। दरअसल मुझे आपसे मानवी के बारे में कुछ पूछना था। मानवी की मां बोली, जी पूछिए। रजत ने झिझकते हुए सवाल किया, मैं मानवी की किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानना चाहता था। अगर ऐसा कुछ है तो कृपया बताइए, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। यह सुनकर मानवी की मां चौंक गईं। उन्होंने घबरा कर कहा, कैसी मेडिकल प्रॉब्लम? हमारी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आखिर हुआ क्या है मानवी को? वो ठीक तो है ना? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। रजत ने बात संभालते हुए कहा, जी आप परेशान मत होइए, वो ठीक है। बस इन दिनों थोड़ी अस्वस्थ रहती है, इसलिए पूछ लिया। कुछ देर और बातचीत करने के बाद रजत ने फोन रख दिया। फोन रखते ही रजत के मन में ख्याल आया, कहीं मैंने ऐसे सवाल पूछकर उन्हें चिंता में तो नहीं डाल दिया। मेरा तो बस यही इरादा था कि मानवी की किसी मेडिकल परेशानी के बारे में पता चले, लेकिन उनकी बातों से तो लग रहा है कि मानवी को कोई मानसिक बीमारी भी नहीं है। तो फिर अचानक उसके साथ यह सब क्या हो रहा है? रजत इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि तभी एक स्टाफ सदस्य खाना लेकर कमरे में आ गया। रजत ने आवाज लगाई, मानवी, खाना आ गया है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। लेकिन मानवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अचानक बाथरूम से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। रजत घबरा कर दौड़ा और बाथरूम के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए पुकारा, मानवी तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसकी खामोशी रजत की बेचैनी और भी बढ़ा रही थी। रजत ने तुरंत होटल के स्टाफ को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही देर में होटल के कुछ स्टाफ आ गए और दरवाजा तोड़कर खोला। दरवाजा खुलते ही सब अंदर पहुंचे और यह देखकर रजत की चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि मानवी बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। रजत और स्टाफ ने मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मानवी को होश आ भी गया, लेकिन होश में आते ही उसका बर्ताव अचानक बदल गया। उसकी बोलचाल और अंदाज पूरी तरह अलग लग रहा था।
होश में आते ही उसने धीमे स्वर में रजत से कहा, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। यह कहकर वो बिना कुछ कहे और बताए दूसरे कमरे में चली गई। यहां तक कि उसने रजत को यह भी नहीं बताया कि वो बेहोश क्यों हुई थी। होटल के स्टाफ यह सब देखकर हैरान था। उन्हें तो यही लग रहा था जैसे इन दोनों के रिश्ते में कोई दरार आ गई हो। मानवी का यह व्यवहार देखकर अब रजत बेहद परेशान हो चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ऐसे ही शाम भी ढल गई और रात होने को हुई। होश में आने के बाद से ही मानवी ने रजत से दूरी बना ली थी। ना वो उसे अपने पास आने दे रही थी और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब दे रही थी। बस चुपचाप एक जगह बैठी रही, मानो पूरी तरह अपने भीतर सिमट गई हो। थोड़ी देर बाद दोनों सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन मानवी रजत की तरफ पीठ करके लेट जाती है। मानवी का यह रूखा व्यवहार देखकर रजत सोच में पड़ जाता है, आखिर इसे हुआ क्या है। पर इस समय वो उससे कुछ भी कहने से भी डर रहा था, क्योंकि जब भी रजत बात करने की कोशिश करता, मानवी उसे अजीब नजरों से घूरने लगती, जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। रजत ने खुद को दिलासा दिया, लगता है आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। बिना कुछ कहे वो भी मानवी के पास लेट गया। रात के 3 बज चुके थे। गहरी और सन्नाटे से भरी रात में रजत अपनी पत्नी मानवी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। दिन भर की थकान और परेशानी उसकी पलकों पर उतर आई थी और वो पूरी तरह नींद में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक उसे अपने हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। सन्नाटे के बीच कहीं से हल्की और भारी सी गुर्राहट भी सुनाई दे रही थी, जिसने उसकी नींद तोड़ दी। रजत ने धीरे धीरे आंखें खोली और जो दृश्य सामने था उसे देखकर वो अंदर तक कांप उठा। रात की धुंधली रोशनी में उसने देखा मानवी अपनी लंबी जीभ से उसके हाथ को बड़े ही भयावह तरीके से चाट रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर शिकार को चाटता हो। उसके हाथ चाटते हुए मानवी भारी आवाज में गुर्रा भी रही थी। ये खौफनाक नजारा देखकर रजत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डर के मारे झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मानवी गुर्राते हुए भारी आवाज में बोली, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस चाहिए। वो लालची निगाहों से रजत को घूर रही थी और घूरते समय उसके मुंह से लार टपक रही थी। मानवी का यह भयानक रूप देखकर रजत का दिल जैसे दहल उठा। वो झटके से बिस्तर से उठा, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से हिला, मानवी किसी भूखे शेर की तरह उस पर झपट पड़ी। खुद को बचाते हुए रजत दूसरे कमरे की ओर दौड़ा। मानवी भी गुर्राते हुए रजत के पीछे दौड़ी, पर इससे पहले कि रजत मानवी के पकड़ में आता, तभी उसने तुरंत दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अपनी पत्नी से जान बचाते हुए रजत डर के मारे थर थर कांप रहा था, क्योंकि दरवाजे के बाहर मानवी खड़ी थी। उसकी भारी आवाज गूंजी, तुझे क्या लगता है मैं यह दरवाजा खोल नहीं पाऊंगी? यह सुनकर रजत और ज्यादा सहम गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और एक कोने में दीवार से सटकर चुपचाप बैठा रहा। अचानक दरवाजे के बाहर सन्नाटा छा गया। कोई हलचल नहीं, न कोई गुर्राहट, बस एक अजीब सी शांति। मगर रजत इतना घबराया हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, दरवाजा धीमे धीमे छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। ये देखकर रजत दंग रह गया, क्योंकि दरवाजा तो उसने अंदर से बंद किया था। इस तरह अपने आप खुल जाना अविश्वसनीय था। दरवाजा खुलते ही बाहर खड़ी मानवी अजीब सी मुस्कान के साथ रजत को घूर रही थी। मानवी को फिर सामने देखकर रजत और घबरा गया। मानवी अंदर आते हुए बोली, मुझे मांस ला कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगी। इतना कहते ही उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो गईं। गर्दन तिरछी करते हुए वो फिर बोली, यूं डरपोक चूहे की तरह कांपना बंद करो और मुझे मांस ला कर दो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये कहते कहते मानवी की भारी आवाज में गुर्राहट भर आई। उस वक्त रजत को अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा मानवी ने कहा था। रजत घबराकर होटल के कमरे से बाहर भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है। उसकी आवाज सुनते ही हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी के लोग तुरंत दौड़कर आए। रजत बुरी तरह कांप रहा था और बार बार वही बात दोहरा रहा था,
वो मुझे मार डालेगी, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी, पता नहीं उसे क्या हो गया है, कोई कुछ करो प्लीज। थोड़ी ही देर में होटल के कुछ और कर्मचारी और कुछ मेहमान भी इकट्ठा हो गए। सब लोग हैरान थे क्योंकि पिछले कई दिनों से उन्होंने रजत और मानवी को साथ में घूमते देखा था। दोनों बिल्कुल सामान्य कपल की तरह लगते थे। अचानक ऐसी बातें सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इतने में होटल मैनेजर भी वहां आ पहुंचा। उसने माहौल को शांत करने की कोशिश की और रजत से कहा, आप शांति से बताइए, हुआ क्या है, कौन आपको मारना चाहता है? रजत ने हांफते हुए जवाब दिया, मैं कब से कह रहा हूं मेरी बीवी मानवी मुझे मारना चाहती है। वो अजीब तरह का व्यवहार कर रही है, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैनेजर और सिक्योरिटी स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को भी रजत की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी स्थिति को देखते हुए मैनेजर सिक्योरिटी के साथ रजत के कमरे की ओर बढ़ा। रजत उनके पीछे पीछे तो आया, लेकिन दरवाजे के बाहर ही रुक गया। उसके कदम अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो बाहर ही खड़ा कांपता रहा। मैनेजर और सिक्योरिटी कमरे के अंदर गए। कुछ देर बाद मैनेजर वापस बाहर आया और बोला, आप कह रहे थे कि आपकी वाइफ आपको मारना चाहती है, लेकिन वो तो बेड पर सो रही है। यह सुनकर रजत सन्न रह गया। उसने खुद कमरे में झांक कर देखा। मानवीय सचमुच बिस्तर पर बिल्कुल शांति से सोई हुई थी, लेकिन रजत समझ चुका था कि वो नींद का सिर्फ नाटक कर रही थी। अब सबकी नजरें रजत पर थीं। किसी की आंखों में सवाल थे तो किसी की नजरों में शक। ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि रजत का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। रजत ने बहस करना ठीक नहीं समझा। वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी और बाकी स्टाफ वहां से चले गए। मैनेजर ने जाते जाते तंज भरे लहजे में कहा, देखिए, पति पत्नी में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, लेकिन आपने सबको डरा दिया। अगली बार ध्यान रखिएगा, यहां और भी गेस्ट रहते हैं। ये कहकर मैनेजर भी वहां से चला गया। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर गए, मानवीय ने अपनी आंखें खोली। वो ठंडी नजर से रजत को घूरते हुए बोली, आखिर सबके सामने बना लिया ना तुमने अपना तमाशा? सब तुम्हें पागल समझ रहे होंगे। ये कहते हुए वो जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सामान्य नहीं थी, बल्कि वो शैतान की तरह हंस रही थी। रजत का डर अब और गहरा हो चुका था। साथ ही रजत को अब यकीन हो चला था कि यह उसकी मानवी नहीं थी जिसके साथ मंडप पर 7 फेरे लिए थे। इतना कुछ देखकर अब रजत को साफ समझ आ चुका था कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, यह कोई अदृश्य शक्ति है जो अभी मानवी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। कांपते होठों से रजत ने कहा, तुम मेरी मानवी नहीं हो सकती। यह वो मानवी नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। तुम कोई शैतान हो जो मानवी के शरीर पर कब्जा किए बैठी हो। बताओ, कौन हो तुम और क्यों मानवी के शरीर में रह रही हो? रजत की बात सुनकर मानवी शैतान की तरह मुस्कुराई और बोली, तू जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूं? तो देख। इतना कहते ही मानवी ने आंखों से कुछ इस तरह इशारा किया कि रजत के पैर अचानक जमीन से उठने लगे। मानवी की आंखों के इशारों से रजत खुद ब खुद हवा में लटकने लगा। उसके पैर अब जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। रजत घबरा कर चिल्लाया, पर अब उसकी कोई चीख सुनने वाला नहीं था। डर कर रजत विनती करने लगा कि उसे नीचे उतार दो। तभी मानवी ने अपनी शैतानी ताकत से रजत को सीधा जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही रजत दर्द से कराह उठा। रजत की हालत पर हंसते हुए मानवी उसके पास आई और बोली, तू जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं? मैं पिशाचिनी हूं। वशीकरण के जरिए मुझे मानवी के शरीर में भेजा गया है और अब मैं इसी शरीर में रहकर तेरा जीना मुश्किल करूंगी। यह कहकर मानवी रजत की दुर्दशा पर हंसने लगी। रजत अब पूरी तरह मानवी यानी पिशाचिनी के कब्जे में आ चुका था। ऐसे हालात में वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि मानवी ने उसे बुरी तरह डरा धमका रखा था और ऊपर से रजत की बात पर कोई भरोसा भी नहीं कर रहा था। इस कदर वो मजबूर हो चुका था। लेकिन रजत ऐसा इंसान नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो खुद को और अपनी पत्नी मानवी को इस मुसीबत से जल्द निकालना चाहता था, मगर यह तभी संभव था जब वो मानवी को लेकर वापस शहर दिल्ली पहुंचता।
लेकिन मानवी के भीतर बसी पिशाचिनी की मर्जी के बिना रजत मानवी को कहीं ले जा नहीं सकता था। इसलिए उसने भी अपनी ओर से एक चाल चली, मानवी के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए और उसकी कुछ शर्तें मानकर उसे शहर लौटने के लिए मना लिया। मानवी के मानते ही रजत की आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। कुछ ही दिन बाद रजत मानवी को लेकर घर लौट आया। दोनों को देखकर सारे घर वाले आए और पूछने लगे, तुम दोनों तो कुछ और दिन वहीं रुकने वाले थे ना? अचानक वापस आने का प्लान कैसे बन गया? सब ठीक है ना? मानवी ने प्यार भरे अंदाज में कहा, क्या बताऊं मम्मी जी, आप सबके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा था। आप सबकी याद बहुत सता रही थी, इसलिए हम लौट आए। यह सुनकर रजत की मां सुनीता मुस्कुरा पड़ी। कितनी प्यारी बहू है, हर किसी का ख्याल रखती है। हम हमेशा ही ऐसी लड़की से ही रजत की शादी करना चाहते थे। मानवी सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। दोनों सास और बहू का प्यार देखकर रजत यही सोच रहा था कि अभी तक घर वालों ने मानवी का वो रूप नहीं देखा जो रजत को हर आधी रात के बीच देखना पड़ता है। लेकिन आखिर वो पल आ ही गया था जिस पल का रजत को इंतजार था। रजत ने बिना देर किए अपनी मां को चुपके से एक कमरे में ले गया। अंदर ले जाकर धीरे स्वर में कहा, मां, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपको यकीन करना होगा। यह सुनकर सुनीता घबरा उठी। एक ही सांस में बोली, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या बताना है? रजत ने कहा, मां, मानवी के शरीर में एक पिशाचिनी प्रवेश कर चुकी है। किसी ने उस पर वशीकरण कर दिया है, इसलिए अब पिशाचिनी मानवी के अंदर है। मैं बड़ी मुश्किल से उसे यहां लाया हूं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना बात और बिगड़ सकती है। अपने बेटे के मुंह से यह सुनकर सुनीता हैरान रह गई। क्या? मानवी के शरीर में पिशाचिनी? तुम यह क्या बोल रहे हो? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लग रही है। रजत ने कहा, मां, आप समझ क्यों नहीं रही? यह सब वो ठीक दिखने का नाटक कर रही है। रजत ने आगे कहा, अब आप जल्दी से किसी पंडित का पता लगाइए ताकि हम पिशाचिनी से छुटकारा पा सकें। इतने में रजत की बहन निशा की चीख गूंज उठी। निशा की आवाज सुनकर सारे घर वाले घबराकर उसकी ओर दौड़े। रजत और सुनीता भी निशा के पास पहुंचे। मानवी भी वहीं मौजूद खड़ी थी। सबने देखा कि निशा जमीन पर बैठी अपने पैर को पकड़े रो रही थी। रजत उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ तुम्हारे पैर को? निशा ने दर्द भरे स्वर में कहा, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। अब तो चल भी नहीं पा रही हूं भैया। यह कहकर निशा अपने पैर को सहलाने लगी। तभी सभी घर वाले उसे उठाने लगे, लेकिन रजत ने गौर किया कि मानवी ने चुपके से एक इशारा किया और फिर सीधे रजत के कमरे में चली गई। उस इशारे को समझते ही रजत भी उसके पीछे कमरे में गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारा ही काम है ना? तुम ही ने मेरी बहन निशा को सीढ़ियों से गिराया था। इस पर मानवी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने ही किया है ये सब। अब बताओ क्या कर लोगे? रजत ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हद में रहो तुम। मानवी ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, तेरी इतनी हिम्मत की, अब तू मुझे, एक पिशाचिनी को, उसकी हद बताएगा? इतनी औकात हो गई है तेरी, एक तुच्छ प्राणी की। हद में रहना तो तुम्हें चाहिए था। मैंने तुम्हें मना किया था, कोई चालाकी मत करना, किसी को कुछ मत बताना। तो अब भुगतो नतीजा। ये सुनकर रजत चुप रह गया। तभी मानवी ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? इस गलतफहमी से निकलो। अगली बार ध्यान रखना, कोई चालाकी नहीं। तभी वहां सुनीता भी आ जाती है और कहती है, बहू, मुझे अपने बेटे से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? सुनीता की बात सुनकर मानवी पहले रजत की ओर देखती है, जैसे नजरों से कुछ इशारा कर रही हो, और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली जाती है। मानवी के जाते ही सुनीता घबराई हुई आवाज में अपने बेटे से बोली, बेटा, क्या सच में बहू के शरीर में वही पिशाचिनी है? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत किसी अच्छे पंडित जी या मौलाना का पता लगवाती हूं। लेकिन रजत ने तुरंत जवाब दिया, रहने दीजिए मां, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, आपको डराने के लिए। मानवी बिल्कुल ठीक है।
रजत ये सब मन से नहीं कह रहा था, मगर उसे मजबूरी में अपनी ही बात से पलटना पड़ रहा था। वो जानता था कि अगर उसने सच्चाई बताने की कोशिश की तो पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। पिशाचिनी की धमकियों ने उसे इतना डरा रखा था कि वो किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। रजत की बात सुनकर सुनीता ने गुस्से में उसे डांट दिया। ये कैसा मजाक था? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के बारे में ऐसा मजाक करते हुए? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। अगली बार ऐसा किया तो मुझसे कभी बात मत करना। ये कहकर सुनीता नाराज होकर वहां से चली गई। अब रजत की हिम्मत टूटती जा रही थी। वो इन हालातों से अकेले ही जूझ रहा था। किसी से मदद मांगने से भी डर रहा था, क्योंकि मानवी के भीतर बैठी पिशाचिनी की नजर हर पल उस पर बनी रहती थी। रजत के लिए हालात हर दिन और भी मुश्किल होते जा रहे थे, मगर उसके दिल में एक ही जज्बा था, किसी भी तरह अपनी पत्नी और परिवार को इस पिशाचिनी के चंगुल से बचाना। अगली सुबह रजत देर तक बिस्तर पर सोया हुआ था, तभी किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंक मारा। अचानक पानी की छींटें पड़ते ही रजत घबराकर झटके से उठ बैठा। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने मानवी को पानी का जग लिए खड़ा पाया। मानवी की नजरें उस पर टिकी थीं और होंठों पर शैतानी मुस्कान खिल रही थी। रजत समझ गया कि यह पानी उसी ने उसके चेहरे पर फेंका था। मानवी ने कहा, उठिए पतिदेव, कितनी देर तक सोते रहेंगे? रजत ने बेचैनी में पूछा, आखिर क्यों कर रही हो ये सब? क्या दुश्मनी है तुमसे? इस पर मानवी ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो वही कर रही हूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है। तुम अभी से इतने डर गए हो, अभी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा कष्ट दूंगी। रजत ने घबराकर सवाल किया, आखिर किसने भेजा है तुम्हें मानवी के शरीर में? कौन है वो? यह सुनते ही मानवी का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने गुस्से में रजत के गाल पर जोर से तमाचा जड़ते हुए कहा, अब तू मुझसे सवाल करेगा? क्यों बताऊं मैं तुझे? रजत के गाल लाल पड़ गए थे। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर मानवी फिर से शैतान की तरह मुस्कुराई और बोली, अरे तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। कितने नाजुक हो तुम। मर्दों जैसी तो कोई बात ही नहीं है तुम में। पहली बार ऐसा मर्द देखा है जो अपनी बीवी के हाथों चुपचाप पिट रहा हो। यह कहकर वो रजत पर हंसने लगी। रजत चुपचाप उस पिशाचिनी की मार और बेइज्जती सहता जा रहा था। इस कदर वो मजबूर हो चुका था। इसी तरह वो पिशाचिनी रोज रजत पर जुल्म ढाती रही। अकेले में कभी उसे शारीरिक चोट पहुंचाती तो कभी गरम खौलती चाय उस पर उड़ेल देती और घर वालों के सामने चालाकी से रजत को ही झूठा साबित कर देती। वो हर तरह से रजत को परेशान कर रही थी, लेकिन रजत चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। डर और लाचारी के कारण वो चुपचाप पिशाचिनी का अत्याचार सहता जा रहा था। पिशाचिनी इतनी चालाक थी कि सबके सामने हमेशा मानवीय का रूप धरकर भली भली बनने का नाटक करती, जिससे परिवार के किसी सदस्य को उस पर जरा भी शक नहीं होता था। पर एक दिन रजत ने गौर किया कि जब से मानवी के शरीर में पिशाचिनी ने प्रवेश किया है, तब से वो पूजा पाठ से दूर रहती है। वो मंदिर के पास तक नहीं भटकती। सुबह शाम आरती के समय वो अपने कानों में रुई ठूंस लेती थी ताकि भजन और मंत्र उसके कानों तक ना पहुंच पाए। यहीं से रजत को उसकी कमजोरी का पता चल गया। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई। शाम का समय था। मानवी आंखें बंद किए बिस्तर पर आराम कर रही थी। तभी घर में आरती का समय हो गया और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही आवाज कानों तक पहुंची, मानवी घबराकर उठ बैठी और तकिए के नीचे रखी रुई ढूंढने लगी। वो हर रोज यही करती थी, लेकिन इस बार तकिए के नीचे रुई नहीं थी। गुस्से में उसने तकिया उठाकर फेंक दिया और कमरे में इधर उधर रुई ढूंढने लगी। तभी आरती शुरू हो गई। मंदिर से आती हर एक आवाज अब उसके कानों को चीर रही थी। मानवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर रजत मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि रुई उसने ही पहले से छिपा दी थी। आरती का हर शब्द पिशाचिनी के लिए किसी तीर की तरह चुभ रहा था। मानवी ने दोनों हाथों से अपने कान दबा लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और चेहरा तमतमाने लगा। रजत ने ताना मारते हुए कहा, बहुत बेचैन हो रही हो ना? चलो मैं मदद कर देता हूं। अब आरती की आवाज और भी साफ साफ सुनाई देगी तुम्हें।
यह कहकर उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अब घंटियों की गूंज और भजन की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। अगरबत्ती का धुआं और आरती के मंत्र उस पिशाचिनी के लिए जहर की तरह काम कर रहे थे। मानवी का सर फटने जैसा दर्द करने लगा। वो गुर्राहट के साथ लाल आंखों से रजत को घूरने लगी। गुस्से में भारी आवाज में बोली, ये तूने ठीक नहीं किया। मुझसे उलझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस बार रजत के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम खुद को कितना ताकतवर समझती हो ना, पर भगवान की शक्ति से कैसे सामना करोगी? जब सिर्फ आरती के शब्द ही तुम्हारी ये हालत कर सकते हैं, तो सोचो जब ऊपर वाले का असली कहर तुम पर टूटेगा, तब तुम खुद को कैसे बचाओगी? आज तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। यह सुनकर मानवी के भीतर बसी पिशाचिनी का क्रोध और भी भड़क उठा। रजत को यह अच्छा मौका मिल गया था। वो बार बार अपनी बातों से उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। तभी मानवी ने भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये आरती, चुप हो जाओ सब। आरती में शामिल सभी सदस्य उसकी यह चीख सुनकर घबरा उठे और हैरान परेशान नजरों से मानवी को देखने लगे। उसी वक्त रजत ने अपनी मां से कहा, मां, रुकना मत, पूरी आरती गाइए। जब तक मैं ना कहूं तब तक गाते रहिए और जोर जोर से मंत्रों का जाप कीजिए। इतना सुनते ही मानवी ने गुस्से से इशारा किया और रजत हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। यह देख सभी सदस्य घबराकर पीछे हट गए। अब सच सबके सामने आ चुका था। सुनीता ने डर के बावजूद अपने आप को संभालते हुए आरती गाना जारी रखा। मानवी की आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं। उसका यह भयावह रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और लोग डर से कांपने लगे। इसी बीच रजत दौड़कर रस्सी लेने भागा। उधर मानवी अपने आप से बाहर हो चुकी थी। गुस्से में वो पागल हो गई थी। सभी घरवाले अपनी जान बचाकर मंदिर में सहमे हुए बैठे थे। मानवी गुस्से में घर का सारा सामान तोड़े जा रही थी। यह देखकर सुनीता के हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए, मगर वो कांपते होठों से लगातार आरती गाती रही। तभी मानवी ने सुनीता पर चिल्लाकर कहा, ए बुढ़िया, बंद कर ये आरती गाना, वरना तू और तेरा पूरा परिवार मेरे हाथों मारे जाओगे। इसीलिए बंद कर ये पूजा पाठ। पर सुनीता बिना रुके लगातार आरती गाती रही। इसी बीच रजत रस्सी लेकर भागता हुआ आया और घर वालों को मदद का इशारा किया। डर से सहमे हुए बाकी सदस्य हिम्मत जुटाकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और रजत की मदद के लिए दौड़ पड़े। रजत के साथ 3 लोग मिलकर मानवी को चारों तरफ से घेरने लगे। गुस्से से बौखलाई मानवी सबको क्रोध भरी नजरों से घूर रही थी और घूरते हुए भारी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके बिखरे बाल चेहरे पर आ रहे थे और उसका रूप इतना डरावना लग रहा था कि देखने वालों की रूह कांप उठी थी। मानवी का यह भयानक रूप देखकर वो तीनों डरने लगे, मगर रजत ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हमें ये करना ही होगा। मानवी को रस्सी से बांधना जरूरी है। मैं अकेला इतनी ताकत से नहीं लड़ सकता। मुझे तुम सबका साथ चाहिए। रजत की बात सुनकर तीनों सदस्य आगे बढ़े और मानवी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार जोर लगाने के बावजूद भी मानवी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। तभी सुनीता जी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। हनुमान चालीसा की ध्वनि से मानवी के भीतर बसी उस पिशाचिनी की ताकत कमजोर पड़ने लगी। यह देखकर बाकी तीनों सदस्य भी सुनीता के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। अब मानवी ने डर और बेचैनी से अपने कानों पर हाथ रख लिए और गुर्राते हुए बोला, चुप हो जाओ सब, मैं कहती हूं, अभी चुप हो जाओ। ये कहते ही उसके कानों से खून निकलने लगा। मौका पाकर रजत ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया और उठाकर कमरे के अंदर ले गए। मानवी के हाथ पैर बिस्तर से कसकर बांध दिए गए। वो गुस्से से रजत और बाकी घर वालों को घूरती जा रही थी। तभी सुनीता पास आकर बोली, रजत, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? इसका मतलब उस दिन तू मजाक नहीं कर रहा था, सच कह रहा था। फिर क्यों छुपाया तूने इतना बड़ा सच हमसे? हम तेरी मदद करते। रजत ने भारी मन से कहा, मैं बताना चाहता था मां, लेकिन इस पिशाचिनी ने मुझे धमका रखा था। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये पिशाचिनी है। अपनी शैतानी ताकत से ये किसी की भी जान ले सकती है। इसी डर से मैं अब तक चुप रहा और सही समय का इंतजार करता रहा।
ये सुनकर रजत के पिता आलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और हमें ये सब देखना और सहना पड़ रहा है। लगता है हमने रजत की शादी गलत लड़की से करवा दी। रजत ने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानवी कभी ऐसी नहीं थी। असल में किसी ने वशीकरण करके मानवी के शरीर में पिशाचिनी छोड़ दी है। मानवी तो मासूम और भोली भाली लड़की है। यह जरूर किसी जान पहचान वाले का ही का काम होगा जो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। इस पर सुनीता ने हैरानी से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि मानवी पर वशीकरण हुआ है? रजत ने जवाब दिया, इसी ने बताया मुझे। सुनीता ने फिर पूछा, किसने बताया? रजत ने इशारे से कहा, यही पिशाचिनी जो मानवी के शरीर पर कब्जा करके बैठी है। इतना सुनते ही सुनीता डर से कांपते हुए मानवी की ओर देखने लगी। मानवी ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ऐसे क्या घूर रही है बुढ़िया, आंखें नीचे कर। सुनीता ने डरते हुए अपने बेटे रजत से कहा, जैसे भी करके हमें इस पिशाचिनी को मानवी के शरीर से निकालना ही होगा। अब और बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं एक बाबा को जानती हूं, शायद वही इस मुसीबत का हल निकाल पाएंगे। कुछ घंटों तक मानवी बेहोश रस्सियों से बंधी रही। शाम होते ही सुनीता एक बाबा को घर लेकर आई। बाबा की उम्र भले ही 40 साल के आसपास लग रही थी, लेकिन उनके अनुभव से साफ झलक रहा था कि उन्होंने लंबे समय तक ऐसी साधनाएं की हैं। जैसे ही बाबा ने घर के भीतर कदम रखा, उनकी नजर सीधे रजत के कमरे की ओर चली गई। घर वालों ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे उस कमरे में ले चलो। इतना कहकर वो सीधे कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे रजत और परिवार के लोग भी पहुंच गए। कमरे के भीतर जाते ही बाबा की नजर मानवी पर पड़ी, जो अब भी रस्सियों से बंधी हुई थी। सुनीता ने सारी बात बतानी चाहिए, मगर बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराते हुए कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है। किसी ने वशीकरण करके इस पर पिशाचिनी छोड़ दी है। ये इतनी आसानी से इस लड़की का शरीर नहीं छोड़ेगी। रजत ने घबराकर कहा, बाबा, चाहे जैसे भी हो, मेरी पत्नी मानवी को इस पिशाचिनी से मुक्ति दिलाइए। बाबा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति का पता लगाया जाए जिसने यह वशीकरण किया है। रजत ने पूछा, लेकिन बाबा, कैसे पता चलेगा कि वो शख्स कौन है? रजत का सवाल सुनकर बाबा कुछ देर सोच में डूब गए, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, एक रास्ता है मेरे पास। ये कहते ही वो बाबा पूरी तैयारी के साथ मानवी पर झाड़ फूंक करने लगा। कमरे के कोने में खड़े सारे घर वाले यह डरावना नजारा देख रहे थे। मानवी पर झाड़ फूंक चल रहा था कि अचानक उसने एक जोरदार झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। यह देखकर रजत और उसके परिवार सहम उठे, पर बाबा बिना डरे सख्त लहजे में बोला, कौन है तू? किसने तुझे भेजा? मानवी गुस्से में दहाड़ पड़ी। बाबा ने धमकी दी, जवाब दे वरना बहुत दर्द होगा। लेकिन मानवी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बताऊंगी, जो करना है कर ले। फिर बाबा ने हाथ में काली पुतली उठाई और उसमें एक सुई चुभौते हुए कहा, ऐसे नहीं बताएगी तो यह ले। उसी क्षण मानवी की आवाज और भारी हो उठी। वो दर्द से चिल्ला पड़ी। अगले ही पल बाबा ने पुतली में दूसरी सुई भी घुसा दी। मानवी के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। ये देखकर रजत की आंखों में डर और आंसू दोनों थे। बाबा ने फिर पूछा, बता, किसने भेजा है तुझे? मानवी के भीतर बसी पिशाचिनी ने कहा, वो बर्फी। उसी बर्फी के जरिए मैं मानवी के शरीर में आई। ये सुनकर सब हैरान हो गए। तभी सुनीता को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले मानवी की दोस्त उर्वशी मिठाई का डब्बा लेकर आई थी। उस डब्बे में बर्फी थी। सबके मुंह से एक ही नाम निकला, उर्वशी। यही कर सकती है। बाबा उठ बैठा और बोला, उर्वशी को यहां लाओ, उसी ने यह वशीकरण किया है। बर्फी में कुछ मिला दिया गया था जिससे यह पिशाचिनी मानवी के शरीर में आ पहुंची। सुनीता हैरानी से बोली, लेकिन बाबा, हमने भी वही बर्फी खाई थी। मानवी ने तो सबको बांटी थी, तो असर सिर्फ उस पर ही क्यों पड़ा? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि बाकी बर्फियों में कुछ नहीं डाला गया था।
केवल एक बर्फी में कुछ मिलाकर धोखे से वही बर्फी मानवी को खिला दिया गया था। उसने बड़ी चालाकी से यह किया है, पर अब इसका असर उसी पर उल्टा पड़ेगा। यही नियम है, जब किसी पर काले तंत्र या वशीकरण से प्रेत या पिशाचिनी छोड़ा जाता है तो उल्टा शिकार भी उसी करने वाले पर होता है। मैं अपनी तंत्र विद्या से यह पिशाचिनी मानवी के शरीर से निकालकर उसी उर्वशी पर छोड़ दूंगा। अब रजत किसी भी कीमत पर उर्वशी तक पहुंचना चाहता था और यह उसके लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। अगली सुबह उर्वशी अपने घर से ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। उसने पलट कर देखा तो थोड़ी दूरी पर रजत अपनी कार के पास खड़ा उसे बुला रहा था। उर्वशी ने पहले तो अनसुना कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रजत ने अपनी कार सीधे उसके सामने रोक दी। वो चलती चलती वहीं ठिठक गई। रजत ने कार का शीशा नीचे करते हुए सख्त लहजे में कहा, बिना तमाशा किए कार में बैठो और मेरे साथ चलो। ऐसे में उर्वशी क्या करती, वो चुपचाप फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। रजत ने बिना कुछ कहे तेजी से कार बढ़ा दी। कार की रफ्तार देख उर्वशी घबरा गई। उसने कांपते स्वर में कहा, यह क्या बदतमीजी है, गाड़ी धीरे चलाओ, कहां ले जा रहे हो मुझे। रजत ने अचानक ब्रेक मारते हुए कार रोक दी और ठंडी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोला, इतना सब करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम कभी पकड़ी नहीं जाओगी। उसके इस सवाल पर उर्वशी की नजरें शर्म और डर से झुक गईं। वो हकलाते हुए बोली, तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दो। इस पर रजत का गुस्सा फूट पड़ा। नाटक बंद करो उर्वशी, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम्ही ने मानवी पर वशीकरण किया था ना? उस बर्फी में तुमने क्या मिलाया था? रजत के इतने भड़कने के बाद भी उर्वशी ने अपने ऊपर लगा आरोप नहीं माना। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? रजत ने होंठों पर एक ठंडी चालाक मुस्कान लाते हुए कहा, चाहे मेरे पास सबूत ना हो, लेकिन मैं ऐसा जरूर कुछ कर सकता हूं जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उर्वशी की सांसें अटक गईं। उसने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रजत ने धीमे स्वर में कहा, तुम एक बड़ी कंपनी में काम करती हो ना, एक पल नहीं लगेगा तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसवाने में। उर्वशी की आंखें डर से और फैल गईं। आखिर कहना क्या चाहते हो? रजत ने सख्त स्वर में जवाब दिया, यही कि अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो मैं तुम्हें कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा चुराने के आरोप में गिरफ्तार करवा दूंगा। पूरी जिंदगी लग जाएगी तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो और सब सच सच बता दो। रजत की यह धमकी उर्वशी पर असर कर गई। उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी और इस समय बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार वो चुपचाप रजत के साथ चल दी। रजत जब उर्वशी को अपने घर लाया तो उस समय बाबा भी घर पर मौजूद थे। रजत ने उर्वशी का बाजू कसकर पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर कहा, देखो, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मानवी का क्या हाल हो गया है। अपनी ही बीवी को रस्सियों से बांध कर रखना पड़ रहा है। ये सोचकर शर्म आती है कि तुम उसकी दोस्त होकर भी उसके साथ ऐसा कर सकती हो। उर्वशी की नजरों के सामने मानवी बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे, आंखें बंद थीं और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ये देख उर्वशी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी रजत ने सख्ती से कहा, मेरे सामने ये नकली आंसू मत बहाओ। अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो और साफ साफ बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? उर्वशी ने रोते हुए कहा, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं और मानवी कॉलेज से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने किया मजबूरी में किया, मुझसे जबरदस्ती कराया गया। रजत ने झुंझलाते हुए कहा, बेचारा बनने का नाटक बंद करो और सच बताओ। उर्वशी ने कांपती आवाज में कहा, सच ये है कि मैं तो बस एक मोहरा थी। असली षड्यंत्र कार्तिक का है। यही वशीकरण उसी ने किया है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रजत ने तीखे लहजे में पूछा, ये कार्तिक कौन है? कहीं तुम अपने ऊपर से शक हटाने के लिए किसी और पर इल्जाम तो नहीं डाल रही हो? उर्वशी ने सफाई देते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूं।
कार्तिक मानवी को दीवानों की तरह चाहता था। शादी से पहले उसने मानवी को बहुत तंग किया। शादी के बाद एक रात मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने लिखा था, मैं कार्तिक हूं, मेरे पास तुम्हारी कुछ पर्सनल तस्वीरें हैं। अगर तुमने चालाकी की या पुलिस को खबर दी तो मैं ये तस्वीरें हर जगह सोशल मीडिया पर फैला दूंगा। ये पढ़कर मैं घबरा गई थी, गुस्सा भी आया, क्योंकि कार्तिक मेरा भी अच्छा दोस्त रह चुका था। मैंने जवाब में लिखा, ये कैसी बेहुदा मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा, ये मजाक नहीं है, मुझे तुमसे एक काम करवाना है और वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं समझ गई कि वो मुझसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो मेरे उसूलों के खिलाफ था। मैं बहुत डर गई थी। उसी डर की वजह से उसके घर गई और उसने जैसा कहा मुझे वैसा ही करना पड़ा। रजत ने चौंकते हुए पूछा, आखिर क्या करवाना चाहता था वो तुमसे? उर्वशी बोली, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने मेरे हाथ में एक मिठाई का डिब्बा थमा दिया, उसमें बर्फी थी। फिर उसने उसी डिब्बे में एक टुकड़ा और डाल दिया और बोला, ये बर्फी मानवी को किसी भी तरह खिला देना। मैं डरकर बोली, कहीं इसमें जहर तो नहीं है? तो कार्तिक हंसकर बोला, डरो मत, अगर जान लेनी होती तो मैं खुद ले लेता, बस सवाल मत करो और ये काम कर डालो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी धमकियों के आगे मैं कमजोर पड़ गई। यह सुनकर रजत सन्न रह गया। फिर शक जताते हुए बोला, लेकिन मानवी ने तो मुझसे कभी कार्तिक का नाम तक नहीं लिया, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? उर्वशी ने जवाब दिया, क्योंकि मानवी कार्तिक को भूलकर तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। उसने अपने अतीत का बोझ तुम्हारे सामने कभी नहीं खोला। अगर यकीन नहीं है तो मानवी का फोन चेक कर लो, उसमें तुम्हें कार्तिक के सारे धमकी भरे मैसेज मिल जाएंगे। उसने आज तक वो सब मैसेज सबूत के तौर पर संभाल कर रखे हैं। रजत ने मानवी के फोन पर सारे मैसेज पढ़े जिनमें कार्तिक के धमकी भरे मैसेज थे। साथ ही रजत ने वो मैसेज भी पढ़ लिए जब रजत और मानवी की शादी होने जा रही थी। यह सब देखकर रजत का खून खौल उठा। उसी समय रजत की मां सुनीता बोली, हे भगवान, जिस मानवी को हमने इस घर की बहू माना उसने हम सबसे इतना बड़ा सच छुपाया। यह सुनकर रजत ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, अभी इन बातों पर सोचने का समय नहीं है। फिर वो बाबा की तरफ मुड़ा और बोला, बाबा बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो भी करना है सुबह होने से पहले करना होगा। मैं इस पिशाचिनी को ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाऊंगा। इस पर रजत ने दृढ़ता से कहा, ठीक है बाबा, तो बताइए हम इस पिशाचिनी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, जिसने यह वशीकरण किया है उसी पर यह पिशाचिनी छोड़ी जाएगी, और जो कुछ हमें पता चला है उससे साफ साबित होता है कि इसके पीछे उसी लड़के का हाथ है। रजत ने तुरंत पूछा, वो लड़का कार्तिक ही है ना बाबा? बाबा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब यह पिशाचिनी उसी पर छोड़ी जाएगी जिसने यह खेल रचा है। रजत ने अगला सवाल किया, इसके लिए क्या करना होगा? बाबा ने धीमे पर गंभीर लहजे में कहा, इसके लिए उस लड़के यानी कार्तिक के कुछ बाल, उसके पहने हुए वस्त्र और उसके खून की एक बूंद चाहिए, तभी मैं यह क्रिया पूरी कर पाऊंगा। बाबा की यह बात सुनकर रजत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, उसकी चिंता मत कीजिए बाबा, यह सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद रजत ने उर्वशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे कार्तिक के घर का पता बताओ, फिर मैं तुम्हें यहां से जाने की इजाजत दूंगा। उर्वशी ने चुपचाप कार्तिक का पता बता दिया। शाम का वक्त हो चला था। कार्तिक अपने घर पर नशे में धुत पड़ा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लड़खड़ाते हुए कार्तिक ने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए और बिना कुछ कहे उस पर टूट पड़े। नशे की हालत में कार्तिक ना तो खुद को बचा पा रहा था और ना ही भागने की ताकत जुटा पा रहा था। काफी देर तक वो लोग उसे बेरहमी से पीटते रहे। उसके मुंह से खून बहने लगा। इसी बीच रजत भी अंदर आया। उसने उन चारों आदमियों को पैसे थमाते हुए कहा, तुम लोगों ने काम अच्छा किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसका इनाम और देता हूं। असल में वो चारों आदमी रजत के भेजे हुए गुंडे थे। पैसे लेकर वो गुंडे वहां से चले गए।
अब कमरे में सिर्फ रजत और जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा कार्तिक था। रजत की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। कार्तिक के माथे से खून बह रहा था। रजत ने जेब से अपना रुमाल निकाला और नकली हमदर्दी जताते हुए बोला, अरे तुम्हारे माथे से तो बहुत खून बह रहा है, चलो मैं पोंछ देता हूं। इतना कहकर उसने रुमाल से कार्तिक का खून पोंछा। फिर अचानक उसने जेब से एक कैंची निकाली, कार्तिक के कुछ बाल काट लिए और उसे जेब में डाल दिया। साथ ही उसका कॉलर फाड़कर भी अपनी जेब में रख लिया। यह सब देख घायल अवस्था में पड़े कार्तिक ने कमजोर आवाज में पूछा, आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? रजत ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, वही जो तुमने मेरे साथ किया था, बस अब हिसाब बराबर कर रहा हूं। इतना कहकर रजत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रजत अपने घर लौटा और बाबा को वो रूमाल, कपड़े का टुकड़ा और कार्तिक के बाल थमा दिए। रजत ने कहा, आपको जो चाहिए था मैं सब ले आया हूं, अब जल्द से जल्द मानवी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। बाबा ने बिना देर किए विधि शुरू कर दी। आग के सामने बैठकर मंत्रोच्चार करते हुए उन्होंने कार्तिक की सारी चीजें उस जलती अग्नि में डाल दी। जैसे ही वो वस्तुएं आग में गिरी, अचानक मानवी को जोर के झटके लगने लगे। कुछ ही देर में एक धुंधला सा काला साया उसके शरीर से निकलकर गायब हो गया। बाबा ने कहा, वो पिशाचिनी अब मानवी के शरीर से निकल चुकी है, अब वो सीधा कार्तिक के शरीर में प्रवेश करेगी। रजत ने चैन की सांस ली और मानवी के पास जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मानवी की हालत अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उसे बीते दिनों की कोई बात याद नहीं थी। रजत ने उसे सारी बातें बता दी, कैसे एक पिशाचिनी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था, कैसे उसने सबको सताया और कैसे रजत ने इसका सामना किया। ये सब जानकर और उर्वशी का सच सुनकर मानवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपके साथ इतना कुछ हो गया वो भी मेरी वजह से। रजत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। इतने में रजत की मां सुनीता वहां आई और सख्त लहजे में बोली, देखो मानवी, बेहतर यही होगा कि तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। तुम्हारी वजह से हमें और हमारे बेटे को बहुत कुछ सहना पड़ा है। तुमने हमसे कार्तिक का सच भी छुपाया, इसलिए अपना सामान बांधो और यहां से चली जाओ। मानवी रोते हुए बोली, मैंने कभी आप सबसे कुछ छुपाना नहीं चाहा। कार्तिक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, मेरा उससे रिश्ता था, लेकिन उसमें ना इज्जत थी ना प्यार। वो मुझे हमेशा बांध कर रखना चाहता था। उस रिश्ते में मुझे घुटन होती थी, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। मगर मुझे क्या पता था कि उसका पागलपन इतना बढ़ जाएगा। कृपया मुझे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन सुनीता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रजत से यह सब देखा नहीं गया। उसने जिद्दी लहजे में कहा, मां, आप यह क्या कर रही हैं? किस बात की सजा दे रही हैं इसे? मत भूलिए, वो इस घर की बहू से पहले मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानवी कहीं नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। इतना सुनकर रजत के पिता आलोक ने सुनीता का हाथ थामा और कहा, रजत सही कह रहा है, तुम बहू को गलत समझ रही हो। सब कुछ भूल जाओ और मानवी को अपना लो। आखिरकार सुनीता ने भी अपनी नाराजगी छोड़ दी और फिर पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगा। साथियों, मैंने आपको पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं बताई हैं कि प्यार में किया गया वशीकरण बहुत ही भयानक होता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो, वो रोक नहीं पाएगी और आपको अपने सच्चे प्यार से मिला देगी। और सच्चे प्यार का मतलब भी यही होता है कि आप सामने वाले को आज़ादी दे, उसकी खुशी के लिए सब कुछ सहन कर ले। अगर सामने वाला किसी और के साथ खुश है तो आप उसकी खुशी में ही खुश हो। यही तो असली वाला प्यार होता है, न कि यह जिसमें आप उसको अपने अंदर कैद कर लो। बल्कि प्यार तो एक आज़ादी होती है जो आप सामने वाले को देते हो कि भाई आप जहां खुश रहो वही रहो और उसी में हमारी खुशी है। लेकिन अगर कोई वशीकरण जैसी चीज़ों को अपनाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, ये आपको जानने को मिल गया है। तो लाइफ में ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर ही रहे।
मेरी तो आपको यही सलाह है। और अब चलिए अपने कुछ साथियों को धन्यवाद देते हैं। मोहम्मद आजम जयपुर, अरबाज अंसारी, कीर्ति और मधु जालंधर, छोटन सिंह भिलाई, फिरोज यूपी, मनीष जैन दिल्ली, विनोद कुशवाहा यूपी, लतिका शर्मा, फिजा इस्लामाबाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।